हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है थर्ड एंड फोर्थ वीक जून 2025 के टोटल करंट अफेयर्स। दोनों सप्ताह के एक साथ मिल जाएंगे पूरे के पूरे कंटेंट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे जो वीडियो होते हैं वो टॉपिक वाइज हम देते हैं। सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो है ना वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इसका ऐलान किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो नव भारत साक्षरता दर कार्यक्रम होता है, उसी के तहत इसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। कब? 23 जून को दिया गया है। एक बार हम लोग त्रिपुरा भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इधर जो है ना वो पूर्वोत्तर का इलाका है, यानी नॉर्थ ईस्ट का। और इसी में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये त्रिपुरा है और ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इसका बांग्लादेश से लगता है। ओके, त्रिपुरा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मणिक साहा हैं। राजधानी अगरतला है और वहाँ के गवर्नर हैं नल्लू इंद्र सेना रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ यानी RNAW का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा पराग जैन। ठीक है, पराग जैन इनको नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से अगले 2 वर्षों तक होगा। इस पद का नाम है सेक्रेटरी, यानी रॉ के सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी जो पद होता है रॉ में वो चीफ का होता है। और उनको ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभियान, वो उसका मेन ब्रेन माना जाता है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। रॉ के बारे में अगर हम चर्चा करें, ये विदेश में काम करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 यानी 1968 को। और पहले इसके सेक्रेटरी यानी चीफ थे RN काव यानी रामेश्वर नाथ काव। ठीक है, तो पराग जैन जो है ना वो, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। और इससे पहले वो रॉ के ही एविएशन रिसर्च सेंटर के चीफ थे। एविएशन रिसर्च सेंटर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉ का हिस्सा है, जिसका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करना विमान के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इन सब के जरिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वायरस, डिजीज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? आंसर होगा उत्तराखंड ने। देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 11वां, और उसी के दौरान उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने इस योग नीति को लॉन्च किया है। इसके तहत ये होगा कि योग के लिए कोई अगर सेंटर खोल रहा है या कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ओके, तो हर घर योग, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का एक संदेश भी ये दिया गया। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी योग दिवस की? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन, किन संस्थानों ने भारत की पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बनाई, जिसे रक्त कोष प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने का फैसला हुआ है? और इससे थैलेसीमिया सहित कई बीमारियों के मरीजों को जीवन दान मिलेगा। तो आंसर होगा ICMR और NIIH। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और NIIH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो एक रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बना है जिसमें दुर्लभ जो रक्त समूह है उनकी जानकारी है। दरअसल हम जो लोग जो सोचते हैं ना, जो ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सब जो है ना, इसके अलावा भी कई सारे एंटीजन होते हैं जो रेयर होते हैं। तो ऐसे रेयर की पूरी लिस्ट बनी होती है ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े उन रेयर ब्लड वाले मरीज को, तो उनको ब्लड दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। और प्रश्न होगा यहाँ पर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़े भंडार के रूप में 2024 में यानी पिछले साल अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर इनमें से क्या है जिसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है? पहले जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का मतलब जैसे भारत में RBI है ना, वो एक सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। वो जो है ना वो है एक कॉमर्शियल बैंक है। यहाँ पर
केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, यानी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी फेडरल बैंक टाइप की। तो दुनिया भर की अगर बात करेंगे, पहले डॉलर हुआ करता था सबसे ज़्यादा भंडार, उसका यूरो हुआ करता था, फिर गोल्ड हुआ करता था, लेकिन अब गोल्ड ने जो है ना वो दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, यानी सोना ने। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है 11 जून को, और अब दुनिया में सबसे अधिक जो ग्लोबल जो वैश्विक भंडार है संपत्ति में, उसमें ये दूसरा स्थान इसने प्राप्त कर लिया है। और अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की देखेंगे स्थिति, तो उसमें किसके पास कितना गोल्ड है, यानी जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है 8,133 टन, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड, फिर 7वां स्थान भारत का। और भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास 876.18 टन सोना रखा हुआ है रिजर्व के तौर पर। ये ऐसी परिस्थिति में काम आता है जब मतलब आपातकालीन स्थिति है, यानी फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब है उस वक्त ये काम आता है गोल्ड। और गोल्ड है इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है, मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका जो PDF है ना वो आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का, चाहे ISPCS मेंबरशिप हो या बेसिक मेंबरशिप हो, वो डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया है उनको भी एक्सेस दिया जाता है एग्जामिनेशंस तक के लिए। तो ये देखते हैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी समर सेल चल रहा है, और इस ऑफ़र के तहत तमाम एग्जामिनेशंस के जो कोर्सेज हैं उसमें प्राइस बहुत डाउन कर दिए गए हैं, कम है। ये ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप के लिए, गूगल प्ले से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स के। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC और स्टेट PCS लेवल का है। दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। और इसके ज़रिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट फोर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट भी मिलता जाता है। तो इसमें वीडियो, टेस्ट, PDF भी कई तरीके के होते हैं। 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वो PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, तो बहुत काम आएगा आपको। तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, यह अभी ऑफर के तहत। एक और बात बताऊं कि SSC MTS का नोटिफिकेशन आया है और उसके लिए बैच तैयार है पूरी टीम, और ऑफर के तहत मात्र 150 रुपये में ये परचेज कर सकते हैं। पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जामिनेशंस तक के लिए, और टेस्ट वगैरह सब कुछ हम लोग देंगे, प्रोवाइड करेंगे। SSC GD का भी बैच अब शुरू हो रहा है। SSC CGL का VOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच है आपके लिए, तो तैयारी शानदार हो सकती है आपकी। 71st BPSC का बैच 4 चल रहा है, जो कि अभी जो आगामी एग्जामिनेशन है जैसे BPSC में, अभी उसके सीट्स भी बढ़ गई हैं, और तो ऐसे में इसकी तैयारी शानदार ढंग से हो सकती है। पूरी टीम हमारी है तैयार आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWC, तो उसका नाम बताएं, जिसे जून 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ये स्वदेशी है। आंसर होगा INS अर्नाला। ठीक है, INS अर्नाल। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है, युद्ध पोत है INS अर्नाला। 18 जून को इसको विशाखापट्टनम में जो मौजूद है नौसेना का डॉकयार्ड, तो वहाँ पर इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, उसमें कमीशन कर दिया गया। ओके, तो ये जो है ना वो छोटा जहाज़ है। देखिए जहाज़ जो है ना युद्धपोत कई तरीके के होते हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं क्राफ्ट है, इसके बाद आता है अलग अलग, जैसे डिस्ट्रॉयर आता है, डिस्ट्रॉयर काफ़ी बड़ा होता है। तो वो जो बड़े जहाज़ है ना वो कम, जहाँ पर कम पानी है समुद्र के पास, यानी जो हमारी तट रेखा है उससे कुछ दूरी पर, तो वहाँ बड़े जहाज़ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में जो छोटे सबमरीन है, इसका सबमर्सिबल है जो कि आके नुकसान पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर पता लगाने के लिए ये क्राफ्ट काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस लेते हैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर होगा अमेरिका, USA। भारत और अमेरिका के बीच में ये 26 मई से 10 जून तक ये आयोजन किया गया, और ये बागपत में किया गया। चांदी नगर है ना बागपत में उत्तर प्रदेश में, वहीं पर ये आयोजन किया गया है।
अब इवेंट यानी घटना, आयोजन, इन सब से रिलेटेड देख लेते हैं, दुर्घटना भी। तो क्वेश्चन होगा किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 जो कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन है, तो उसका वो जो विमान है ना, वो 12 जून 2025 को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। जैसे ही उड़ान भरी उसका आगे जाकर और एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि एक हॉस्टल था, उसी में जाकर वो गिर गया और ये बड़ी दुर्घटना हो गई। ये जो विमान है, प्लेन है, वो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था और बस कुछ ही पल बाद ये एक्सीडेंट हुआ या क्रैश कर गया और इसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। उस जीवित व्यक्ति का नाम है विश्वास कुमार रमेश। ठीक है, तो और यात्री तो मरे ही, साथ में वहाँ जो जिस बिल्डिंग पर ही गिरा वहाँ स्टूडेंट्स थे, उन में से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और अब उसकी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है फिर मैं बताऊंगा आगे। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों यानी 2029 में 2029 में जो होने वाला है, तो उसकी मेज़बानी भारत के किस राज्य को मिली है, कहाँ पर यह आयोजन होने वाला है? तो है गुजरात। गुजरात में 2-3 जगहों पर होगा। कौन किस जगहों पर? अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में ये आयोजन किया जाएगा। 70 देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। 70 देशों के खिलाड़ी आएंगे। तो ये विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल है, यानी पुलिसिंग, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है दुनिया भर के, वहाँ से टीमें वो आएंगी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया, तो इसके तहत हर ओवर पिछले ओवर की समाप्ति के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? आंसर का 60 सेकंड के भीतर। तो स्टॉप क्लॉक नियम है और वहाँ पर एक डिजिटल घड़ी होगी उस मैदान में और 60 सेकंड के भीतर में करना ही होगा। तो अगर नहीं किया ऐसा तो अगर 2 बार उल्लंघन होता है तो इसको चेतावनी दी जाएगी। तीसरी बार देरी होने पर जो बल्लेबाज की टीम है उसको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। 5 रन की पेनल्टी उसको मिल जाएगी बल्लेबाज टीम को। तो मतलब कि जो फील्डिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रही है टीम, उसको तुरंत ही शुरू कर देना है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो बहुत बोरिंग हो गया है। ऐसे समय में जो सब कुछ फास्ट हो गया है, आपका T20 चल रहा है, तो ऐसे में अब कई दिनों तक और ओवर शुरू होने में इतनी देर लगती है, तो मज़ा नहीं रह गया है। इसलिए उसको गति देने के लिए काम किया गया है आईसीसी के द्वारा, ताकि ज़्यादा पॉपुलर हो सके वो। अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? आंसर होगा विराज। विराज एक युवा हाथी है जिसके शरीर पर एक कृत्रिम ब्लेड लगा हुआ है। ब्लेड मतलब पैर दौड़ने के लिए। ठीक है, तो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ना, वो भारत पहली बार मेजबानी करने वाला है। ये सितंबर में आयोजित होगा, सितंबर-अक्टूबर में, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? आंसर का नीरज चोपड़ा ने। हरियाणा से हैं ये और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने पहले राउंड में ही 88.16 मीटर का थ्रो फेंका और फिर ये लीग जो है ना वो खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? आंसर का इंटरनेशनल हॉकी। ओके, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने 22 जून को इसका ऐलान किया है कि वो अब संन्यास ले रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में जो NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है 2025 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट कमीशन फिल्म का जूरी अवार्ड जीत लिया। आंसर का देसी ऊन। बहुत ही शानदार ये मूवी है, छोटी सी मूवी है, करीब 6-7 मिनट के आसपास की। इस फिल्म के निर्माता हैं सुरेश एरियात। ये फिल्म चरवाहों और उनके पारंपरिक जीवन, इसके अलावा भेड़ों का जो योगदान है उसको लेकर है
और फिल्म में सोनानंद किरकिरे ने आवाज़ दी है, रजत ढोलकिया का संगीत है, रेसुल पुकुट्टी की ध्वनि डिज़ाइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है और इसको एनिमेशन फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीत लिया है? तो आंसर होगा पार्वती तिर्की। क्या नाम है? पार्वती तिर्की। किस बुक के लिए उनको मिला है? तो फिर उगना। क्या है? फिर उगना। इसके लिए पार्वती तिर्की जो है वो झारखंड जिले के गुमला की रहने वाली हैं, आदिवासी समुदाय से यानी कुडुख आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है? आंसर होगा अद्वैत कोट्टारी। क्या नाम है? अद्वैत कोट्टारी। और किस बुक के लिए मिला है इनको? द बॉय हु बिकम द बुद्धा। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा एक उपन्यास है, उसके लिए मिला है और इस अवार्ड के विजेता को 50,000 रुपये और ताम्रपत्र दिए जाते हैं। अब हम लोग विजेताओं की पूरी लिस्ट देख लेते हैं एक एक करके। अंग्रेजी में अद्वैत कोट्टारी हैं, हिंदी में पार्वती तिर्की है। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। कई तरह के अवार्ड होते हैं, एक साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, एक साहित्य अकादमी युवा अवार्ड होता है और एक होता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो ये क्या होता है? वो बाल साहित्य पुरस्कार। संस्कृत में धीरज कुमार पांडे, मैथिली में नेहा झा मणि, असमिया में सुप्रकाश भुयान, बंगाली में सुदेशना मोइत्रा, बोडो में अमर खंगूरी बोडो, गुजराती में मयूर खावडू, कन्नड़ में आर दिलीप कुमार, कश्मीरी में इसाका सहर, कोंकणी में गिलिनिस डायस, मलयालम में अखिल पी धर्मजन। इसके अलावा देख रहे हैं कि मणिपुरी में ए के जीतन, मराठी में प्रदीप कोकरे, नेपाली में सुभाष ठकुरी, उड़िया में सुब्रत कुमार सेनापति, पंजाबी में मनदीप औलख, राजस्थानी में पूनम चंद गोदारा, संथाली में फागू बास्के, सिंधी में मंथन बचानी, तमिल में लक्ष्मी हर, तेलुगु में प्रसाद सूरी और उर्दू में नेहा रुबाब। इन सब को ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का विजेता किस लेखक को चुना? यहाँ पर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार है साहित्य अकादमी का। आंसर होगा सुशील शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं और किस बुक के लिए इनको मिला है? इस बुक के लिए 1/12 क्या है? लघु कथा संग्रह है 1/12। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना है? उसके लिए तो आंसर होगा नितिन कुशलप्पा MP। ठीक है, नितिन कुशलप्पा MP। ये पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो उनकी एक बुक है, वो बुक आप देख रहे हैं। इसका नाम है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड। मतलब ये कहानी संग्रह है, जो कथाएं हैं ना उन सबको एक संग्रह कर दिया गया है, उनको एक नया रूप दिया गया है। और जो 15 प्रमुख लोक कथाएं जो कि दक्षिण भारत में है, उसको फिर से लिखा गया है नया रूप देकर। अब बात कर लेते हैं हम साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है ना वो किन किन को मिला है। तो अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा MP को, हिंदी में सुशील शाक्य को, संस्कृत में प्रीति पुजारा, मैथिली में मुन्नी कामत, असमिया में सुरेंद्र मोहन दास, बांग्ला में त्रिदिब कुमार चट्टोपाध्याय, बोडो में विनय कुमार ब्रह्मा, डोगरी में PL परिहार शौक, गुजराती में कीर्तिदा ब्रह्म भट्ट, कन्नड़ में के शिवलिंगप्पा हंडेलहल, कश्मीर में इजहार मुबाशिर, कोंकणी में नयना अडारकर। इसके अलावा मलयालम में श्रीजीत मुथेदात, मणिपुर में शांतो M, मराठी में सुरेश सावंत, नेपाली में संगमू
लेप्चा, उड़िया में राजकिशोर परही, पंजाबी में पाली खादिम, राजस्थानी में भोगीलाल पाटीदार, संथाली में हरलाल मुर्मू, सिंधी में हिना अगनानी हीर, तमिल में विष्णुपुरम सर्वनन, तेलुगु में गंगी सेट्टी शिव कुमार और उर्दू में गजनफर इकबाल। तो इन सबको बाल साहित्य ये अवार्ड मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सूचकांक 2025 है उसमें भारत की रैंक क्या है? आंसर का 99। पहली बार है जब भारत अंडर 100 में आया है। तो रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी SDR 2025। किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, यूनाइटेड नेशंस की ही एक इकाई है उसी ने। और इसमें 167 देशों का पूरी बात है इसमें कि सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन से देश किस तरीके से आगे हैं। अगर हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्य को देखेंगे तो ये टोटल जो ना वो 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको लेकर ये है कि 2030 तक दुनिया के तमाम देशों को ये सब पूरा कर लेना है। ठीक है, जैसे जीरो हंगर है, जीरो पॉवर्टी है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़िया काम करना है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करना है, सस्टेनेबल सिटी बनाना है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ये सब जो कंजम्पशन प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन को लेकर काम करना है, लाइफ बिलो वाटर ने समुद्र को भी साफ़ सुथरा रखना है, लाइफ ऑन लैंड मतलब धरती पर भी जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बेहतर रखना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस तो दो संस्थान है उसको मजबूत रखना है, और आखिरी है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये पूरा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कई बार पूछा जाता है इसमें ये बताइए कि इनमें से कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं है या शामिल है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम देखेंगे ना ये जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप 10 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे फ्रांस है, फिर बाकी अलग देश देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट है जून 2025 के, उसके अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरा स्थान है भारत का। पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में तीसरा स्थान भारत का है। भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक उसमें भारत की रैंक क्या है? आंसर क्या होगा इसका? 71 स्थान है भारत का। तो ये 18 जून को सूचकांक जारी हुआ, 118 देशों की सूची है और भारत जो है ना वो 71 स्थान पर। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 63 थी। अगर हम देखेंगे टॉप के जो 10 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे देख रहे हैं आप स्वीडन है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे नॉर्वे है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है, सिक्स्थ पे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रिया है, फिर लातविया, नीदरलैंड, जर्मनी, फिर पुर्तगाल है। ठीक है, अगर हम बड़े देशों की बात करेंगे तो चीन है 12वें स्थान पर, अमेरिका 17वें स्थान पर, पड़ोसी पाकिस्तान वो 101वें स्थान पर। सबसे ख़राब हालत है नीचे, वो है कांगो। अब आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और अब सबसे बड़ा इस वीक का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है ये है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सेकेंड पर्सन अंतरिक्ष में जाने वाले। आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, पहले भारतीय थे राकेश शर्मा और वो गए थे 3 अप्रैल 1984 को। सोवियत संघ के जो इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम था उसके तहत सोयूज T11 से उड़ान भरी थी उन्होंने। और फिर अब शुभांशु गए हैं 41 साल के बाद 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के तहत वो गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। ओके, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले ये पहले
भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत करना आप। तो किस के ज़रिए? फॉल्कन 9 रॉकेट के ज़रिए इनको भेजा गया था अमेरिका से, नासा के साथ कोलैबोरेशन करके। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो वो कहना है, क्या नाम है इनका? तो शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ओके, तो ये हैं दुनिया के अलग अलग देशों के जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ साथ शुभांशु शुक्ला भी गए थे। मूलतः ये लखनऊ के रहने वाले हैं, एनडीए किया हुआ है इन्होंने, उसका फिर एयरफोर्स में फाइटर जेट पायलट बने थे, और हम लोग देख रहे हैं आप, उन्होंने वहाँ पहुँचे हैं वो, और बहुत सारे वो रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो फिर आगे और बताएंगे जब वो वहाँ से लौटेंगे, करीब 14 दिनों की यात्रा है, तो फिर हम इस पर और डिटेल में एक एक टॉपिक पर हम बताएंगे क्या क्या रिसर्च किन किन चीज़ों पर उन्होंने किया वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी बीटा टेक्नोलॉजीज़ ने जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका ने। तो ये बहुत ही सस्ता ये विमान उड़ाया गया, और आपको बताऊं कि ये करीब 30-35 मिनट में 70 समुद्री मील यानी 130 किलोमीटर की यात्रा हुई, और लगभग 700 रुपये खर्च हुए, $8 के आसपास। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। दिलीप दोषी, उनका निधन हो गया 23 जून 2025 को। तो निधन, तो किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर होगा क्रिकेट। काफ़ी पॉपुलर थे वो, 77 ईयर के थे, बाएं हाथ के स्पिनर थे। लंदन में हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनका निधन हुआ है, डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का निधन हुआ 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में? आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में उनका निधन हुआ। गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे 2016 से 2021 तक। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, और प्रश्न होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की जो एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट है, उसमें अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है एशिया की? आंसर का 2024। और एक और ख़ास बात है, इसमें कहा गया है, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि एशिया इज़ वार्मिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। मतलब ग्लोबल एवरेज जितना गर्म होने का है ना, उससे दोगुने गति से एशिया गर्म हो रहा है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा गर्मी और पर्यावरण के उथल पुथल, यानी पर्यावरण से मतलब कि जो बारिश है, तूफान है, इन सब की उथल पुथल की स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, तियान शान के जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और अलग अलग वक्त में बहुत सारे आपदाएं आई हैं 2024 में। जैसे UAE में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसी बारिश सालों सालों दशकों पहले हुई थी। नेपाल में बाढ़ आई, भारत में केरल में जो वायनाड में इतनी एक ही जगह बारिश हो गई जिसकी वजह से पूरा पहाड़ ही ढह गया था, 350 लोग मर गए। इसके अलावा जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी वजह से 1300 से ज़्यादा मौतें हो गई भारत में 2024 में। अत्यधिक गर्म लहरों ने यानी हीट वेव की वजह से 450 से अधिक लोगों की मौत हुई। चीन में सूखा आया, श्रीलंका में बाढ़ आई। तो ये जो गर्म हो रही है पृथ्वी, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण बिजली गिरने से होने वाली मौत 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वृद्धि पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को नोटिस जारी किया गया है। NGT ने जारी किया। आंसर होगा बिहार। देखिए 2016 से 2025 तक बिहार में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। ये बहुत ही एक अलग तरह की घटना देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है NGT ने? कहा है कि भाई बिजली तो गिरती है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा ऐसी स्थिति होती है कि ज़्यादा गिरती है, लेकिन वहाँ पहले जो ताड़ के पेड़ हुआ करते थे उसकी वजह से क्या होता था कि बिजली उसी पे गिरती थी क्योंकि ऊंचाई पे होते थे। अब चूँकि बिहार में जो शराबबंदी हुई उसका फिर जो उन ताड़ के पेड़ों से जो ताड़ी निकलता था जो कि नशीला पदार्थ होता था, उसका भी अब इस्तेमाल बैन है उस पर। तो ऐसे में उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई।
तो उसको काटा जाने लगा, किसान काटने लगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसकी वजह से बिजली जो है ना, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर किसान उन पर गिरेगी, क्योंकि तार के पेड़ हैं नहीं, ऊंचाई वाले पेड़ हैं नहीं जो इस पर गिरे। ठीक है, तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा, किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोबोटोबी लाकी लाकी जून 2025 में फिर से फट गया और इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई, बहुत ऊंचाई तक। आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित है ये माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी। तो 17 जून को जोरदार ढंग से फटा, इससे पहले मार्च में भी फटा था, उससे पहले नवंबर में फटा था, मतलब लगातार वो फटता रहता है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं और अब योजना यानी स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। एक प्रश्न है ये, सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की घोषणा की? आंसर होगा 2026-27 से। इसमें यह होगा कि कम से कम 3 विषय में अगर पास है तो दूसरी बार अपने मार्क्स करेक्शन के लिए दे सकता है एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया? जो कि पेरू में जो स्थित है, पेरू एक देश है, वहाँ पर जो स्थित है सेंटर, उसी का एक हिस्सा होगा। तो आंसर क्या होगा? आगरा में। आगरा के सिंगना में एक जगह है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये खोला जाएगा। पेरू में जो है उसी की एक शाखा होने वाली है। 171 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, 111 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है और 60 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP जो कि पेरू में है वो दे रहा है। ठीक है, तो पेरू की राजधानी लीमा में इसका हेडक्वार्टर है, उसी का एक सेंटर यहाँ पर खुलेगा। ये दुनिया का अगर पेरू के अलावा देखेंगे तो तीसरा सेंटर होने वाला है। ठीक है, पेरू के बाद 2 और सेंटर, एक अफ्रीका में और एक चाइना में है आलू के उत्पादन बेहतर करने के लिए। अब ये भारत में आगरा में होने जा रहा है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। भारत में क्या है ना कि चावल और गेहूं के बाद आलू जो है ना वो काफ़ी उपयोगी माना जाता है, उसको बहुत ही उपलब्धता मानी जाती है उसकी ज़्यादा। ओके, तो भारत जो है ना वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, उसके बाद फिर चीन है। लेकिन भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, 25 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और संभावना ये है कि 50 टन प्रति हेक्टेयर भी उत्पादन हो सकता है। तो उसके लिए रिसर्च वगैरह करे जाएंगे, यहाँ की जलवायु के अनुसार बीज वगैरह को लेकर रिसर्च होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत में सबसे ज़्यादा जो आलू का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, उसका फिर बिहार में और बाकी राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला लिया जून 2025 में? आंसर को उपरोक्त सभी यानी मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। तो यहाँ पर इन शहरों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये जो है ना वो फैसला लिया गया है। तो इन शहरों में ये आयोजन मतलब ये एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट होंगे। उड़ान योजना के तहत इसमें विमान उड़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर होगा कनाडास्किस, ये कनाडा में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसमें भारत को अतिथि देश के तौर पर बुलाया गया था। 16-17 जून को आयोजन हुआ था और ये 51वां G7 समिट था। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 के नेताओं से, ये फोटोग्राफ में यहाँ देख रहे हैं, तो उन तमाम नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को गति देने का आह्वान किया। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि ट्रंप ने ये कहा कि जो G7 है, जो पहले G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, उसको हटाना बहुत बड़ी गलती रही है। ये बात उन्होंने कही है, एक इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, और ये पूरी तरह से फेल माना जाता है G7 इस बार की जो समिट हुई है, कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं हुए।
ट्रंप भी बहुत जल्दी निकल के चले गए ख़त्म करके प्रोग्राम। ओके, तो G7 के मेंबर कंट्री कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय यूनियन है। ओके, और इसमें गेस्ट के तौर पर, अतिथि देश के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सबको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर नीदरलैंड में, द हेग में। पहली बार नीदरलैंड में ये आयोजन किया गया है और इसमें जो नेटो के 32 जो देश हैं और इसके अलावा साझेदार जो देश हैं उन सब के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी जो देश है उनका एक सैन्य राजनीतिक गठबंधन कह सकते हैं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटने लगी थी, एक सोवियत संघ हुआ करता था और एक अमेरिका, दो ताकत, दोनों में होड़ हो गई थी कि किसका दबदबा ज़्यादा रहेगा। तो फिर अमेरिका ने नेटो बनाया और मकसद यही था कि वो एकजुट रख सके, तमाम यूरोप को अपने पक्ष में रख सके। और उसमें ये भी फैसला हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई देश नेटो सदस्य देश पर हमला करता है तो फिर ये पूरे नेटो के तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिलजुल कर फिर उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये है और इसका जो हेडक्वार्टर रहा है वो बेल्जियम में रहा है। ओके, इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 32 हैं। पूरे लिस्ट यहाँ पर एक एक करके मैं ये दे रहा हूँ। 32 हैं और सबसे जो नया इसका मेंबर कंट्री है वह स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, ये टोटल नेटो के मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों यानी स्पेन के अलावा तो सदस्य देशों ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट यानी डिफेंस जो बजट है वो कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है जीडीपी का? आंसर होगा 5% तक। नेटो के सदस्य देशों ने ये तय किया है और इसमें यह है कि 3.5% जो सीधा खर्चा होगा और 1.5% वो अपरोक्ष रूप से खर्चा जोड़ा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरोप में अब हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है और फ़ायदा अमेरिका की होने वाला है क्योंकि वो अमेरिका से ही विमान, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन, G7 समिट के दौरान भारत और किस देश ने तनाव खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्तों यानी हाई कमिश्नर्स को बहाल करने की सहमति जताई? तो आंसर कनाडा। भारत और कनाडा के बीच में थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पिछले साल, तो अब जो है ना फिर से मधुरता देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन विदेश से रिलेटेड लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। देखिए 13 जून से 24 जून तक यानी 12 दिनों तक मिसाइलों की बौछार हुई थी एक दूसरे देशों में। वहाँ चलते हैं, प्यारा भारत ये है और फिर ईरान यहाँ पर है और ये वाला जो है ना वो हिस्सा ये है इजराइल। दोनों में युद्ध हुआ। हालांकि इस बार ईरान जो है ना वो मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान इस तरीके से जवाब देगा और वहाँ के तेल अवीव और कई सारे सेंटर पर एकदम धुआं कर दिया था। ठीक है, ईरान तो नुकसान हुआ ही है, उसके बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स, वैज्ञानिक जो है मारे गए हैं, लेकिन ईरान इस तरीके से करेगा, ईरान इस तरीके से जवाब देगा जिसकी वजह से सीज फायर की नौबत आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है और प्रश्न यहाँ पर होगा हाँ, यूएसए ने यानी अमेरिका ने किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा? आंसर होगा B2 बॉम्बर, B2 कहेंगे हम। ठीक है, तो 3 परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया गया। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है उसका, फिर भी ये B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि रडार के नज़रों से बच सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। हालांकि
इसको लेकर ना अभी तक मतलब ये किसी बहुत बड़े देशों पर टेस्ट नहीं हुआ है कि इसकी काबिलियत कितनी है। इराक में गिराया, उसकी वैसी हालत ख़राब थी, ठीक है। अफ़गानिस्तान में इससे बम गिराए, उसकी भी हालत वैसे ही ख़राब रही है। ईरान पर गिराया, पहले बता के गिराया, तो पता नहीं है कि एक्चुअल में ये आया तो ईरान को पता था कि नहीं पता, मतलब ईरान के रडार पकड़ा कि नहीं पकड़ा ईरान के रडार ने, लेकिन ईरान को पहले बता दिया था कि हम आ रहे हैं और कुछ करना मत, वरना फिर हम बहुत तबाही करेंगे। तो ईरान भी चुप रहा, चलो आओ बम गिराओ जाओ, फिर सीज फायर हो गया। तो ये है स्थिति। चले अब आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कौन सा अभियान चलाया? आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, क्या है ऑपरेशन सिंधु? तो जो इस दौरान जो तनाव हुए उस दौरान भारत लाया गया तमाम लोगों को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 64 ईयर के बाद पहली बार असैन्य लीडर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अब तक यही होता था कि वहाँ के सैन्य अधिकारी जो है ना वो हुआ करते थे, लेकिन पिछली जो राष्ट्रपति थे ना उन्होंने जो है ना अपने रक्षा मंत्री जो कि रिटायर्ड सैनिक अधिकारी थे उनके कहने पर वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया था और फिर कुर्सी चली गई राष्ट्रपति की। ओके, इम्पीच कर दिया गया, यानी ये पद से हटा दिया गया। तो उसके बाद से नए राष्ट्रपति हैं वहाँ के। इन्होंने क्या किया है, ये नियुक्त किया है वो गैर सैन्य अधिकारी को, गैर सैन्य मतलब सेना में नहीं है कोई। वहाँ के जो राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के वो हैं ली जे म्यूंग, ठीक है। साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया नहीं। राजधानी सियोल है इसके। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई? आंसर होगा बिहार। बिहार के सारण जिले से, सारण में मरहोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है, वहीं पर निर्माण किया गया है और ये गिनी जाएगा वहाँ पर, ठीक है। गिनी जो है ना वो एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी कोनाक्री है, सैन्य सरकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों में जून से अक्टूबर 2025 के लिए भूखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? आंसर होगा सूडान, दक्षिण कोरिया, माली, हैती और फिलिस्तीन। ये 16 जून को रिपोर्ट जारी की गई है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WFP के द्वारा, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं दोनों एजेंसी। तो इन दोनों ने ये कहा है कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। कई वजहों से ये हुआ है, कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी गर्मी बढ़ी है, दूसरे की युद्ध की वजह से भी है, तीसरा की जो गृह युद्ध है उसकी वजह से भी है स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया, तो यह किस राज्य और उसके ज़िले में स्थित है? आंसर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये स्थित है। इस तरह से ना टोटल जो अस्थायी सूची है यानी टेंटेटिव लिस्ट है उसमें संख्या हो गई है 63, ठीक है। यहाँ पर शैवाल और स्ट्रोमेट्रोलाइट्स जीवाश्म है। ओके, तो ये जो स्थल होते हैं ना संभावित अस्थायी विश्व धरोहर, वो होते हैं जो मतलब अस्थायी विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने से पहले अस्थायी में शामिल करना होता है यूनेस्को की। तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में ये शामिल किया गया है इसको। अगर हम देखेंगे टोटल कितने हैं तो 63 हो गई है संख्या अस्थायी सूचियों की। तो उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, ये 24 की लिस्ट यहाँ देख रहे हैं आप, और फिर ये 47 हो गया और ये 63 हो गया, ठीक है। तो इसके पूरे डिटेल मैंने PDF में भी दिया हुआ है, तो PDF आप देख लेना। ओके, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो उनको ये मिल जाएगा। जो वर्ल्ड हेरिटेज है अस्थायी सूची, उसकी संख्या कितनी है भारत में? 43 है। तो इन सब की लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दिया है और PDF में भी दे दिया है मैंने।
ठीक है, अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, ये दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनकी जयंती पर मनाया जाता है। वो स्टैटिस्टिक्स के जीनियस रहे थे। उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है नाविक दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 26 जून को मनाया जाता है ये। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 23 जून को और इस बार की थीम क्या है? खेल के मैदान को समतल बनाना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है प्रवासी आशा के मिशनरीज। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वो है 21 जून को और इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये है इस बार की थीम। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय पठन दिवस, तो वो है 19 जून को। ओके, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 19 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में ये दिवस घोषित किया हुआ है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस तो 19 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है इसे जोर से कहें, साझा करें, जश्न मनाएं, वकालत करें। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मंथली वीडियो भी आपको मिल जाएगा जून का जल्द ही। ओके, और डेली का वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय।